नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। जैसा कि आपको पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज है 11 अप्रैल 2025। तो आज के दिन क्या मनाया जाता है? तो याद रखना, जैसे हम पढ़ते हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित नेहरू, बहुत सारे नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सिमिलरली कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमें हमारी सोसाइटी में फैली हुई जो बुरी चीज़ें थी, है ना, हमारी सोसाइटी के लिए जो गलत चीज़ें थी उनको दूर करने का काम किया और उन्होंने बेसिकली हमारे समाज को सुधारा। हम उन्हें क्या कहते हैं? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। तो उन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स में आपने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को अबोलिश करवाने में हेल्प की होती है ना, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। आपने सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन की होती है 1875 में। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की होती है 1897 में, है ना, जो फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे? हमारे समाज में फैली हुई बीमारियों को दूर कर रहे थे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया ताकि विधवाओं की भी शादी होने लगे, है ना। सिमिलरली एक हमारे यहाँ पर पर्सन हुए जिनका नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा राव फुले। और महात्मा ज्योतिबा राव फुले को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने समाज में, सोसाइटी में फैले हुए जो कास्ट सिस्टम था, जिसके बिहाफ पर जो अपर कास्ट के लोग थे, वो जो लोअर डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उन पे अत्याचार करते थे, उनको खत्म करके सोसाइटी में, समाज में इक्वलिटी लाने का काम किसने किया? हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने। तो आज ही के दिन याद रखना, 11 अप्रैल 1827 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आज कौन सी जयंती है? तो याद रखना महात्मा ज्योतिबा राव फुले। कई बार याद रखना आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक पैसेज भी आ जाता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के ऊपर। जरूरी नहीं है हर बार इंडिपेंडेंस स्ट्रगलर्स के ऊपर ही आए, हो सकता है रिफॉर्मर्स के ऊपर भी आ जाए। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1873 में क्या किया था? 1873 में एक समाज बनाया। जैसे आपने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया था, ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज बनाया था। सिमिलरली इन्होंने क्या बनाया था? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, जिसको क्या कहा गया? ट्रूथ सीकर सोसाइटी कहा गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ट्रूथ सीकर सोसाइटी या सत्य शोधक समाज किसने बनाया था, तो ज्योतिबा राव फुले ने। कब बनाया था? 1873 में, जिसका पर्पज क्या था, थीम क्या थी? कि सोसाइटी में जो कास्टिज्म है और जो इक्वलिटी है उसको मेंटेन करना। ठीक है, और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? तो याद रखना सावित्री बाई फुले। उनकी वाइफ का नाम क्या था? सावित्री बाई फुले। और जो सावित्री बाई फुले थी उनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया। भारत की पहली वुमेन टीचर किसे कहा जाता है? तो सावित्री बाई फुले को ही कहा जाता है। ये कुछ फैक्चुअल डाटा भी याद रखना। ठीक है, आज के अगर आपने कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो हर न्यूज़पेपर में मोदी जी के साथ इनके बारे में बताया गया होगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज के अंदर। ठीक है, आते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। आज की जो पहली न्यूज आती है, राणा एक्स्ट्राडिटेड, NIA अरेस्ट हिम। देखो समझना, हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर इंडिया में 26/11 का इवेंट हुआ था। शायद आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, बहुत सारी मूवी जिसके ऊपर बनी है ना। 26/11 हुआ क्या था? 26/11 में 2008 में। ठीक है, हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा ताज होटल के अंदर अटैक किया जाता है ना। जो कसाब बेसिकली एक लड़का होता है, उसके साथ बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं। वो हमारी इंडियन नेवी में बहुत सारे लूप होल्स थे ना, कोस्टल लाइन पे, कोस्टल रीजन पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, तो जैसे तैसे करके इंडिया पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो ताज होटल में फायरिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। वो सारी जो इवेंट हुए थे, इंसिडेंट हुए थे, आई थिंक आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो उस केस में एक बंदा था जिसने इस पूरे काम को अंजाम दिया था। वो कौन था? तो उसका नाम था तुहव्वुर राणा। ठीक है, तुहव्वुर हुसैन राणा, जो बेसिकली पाकिस्तान में पैदा हुआ।
पाकिस्तान की मिलिट्री में, याद रखना, वो डॉक्टर की पोस्ट पर था। उसके बाद वो वहां से छोड़कर चला गया कनाडा, अमेरिका जाकर बस गया और वहां पर उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। और वहां से फिर वो क्या करता है, भारत में अटैक भी करता है, भारत में वो आता भी है काफी बार, भारत में उसने बहुत सारी चीजें व्यवस्था भी की होती है टेररिस्ट के लिए। और जब वो टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद, उस ट्रेजेडी के बाद हमारे यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, NIA, है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो अगर आपसे पूछे NIA कब बना था, तो NIA 2008 में ही बना था। समझ में आ रही है? जैसे हमारे यहाँ पर जब सुमात्रा आइलैंड के ऊपर, है ना, इंडोनेशिया में जब नेचुरल डिजास्टर आया था, जब सुनामी आई थी, जब वहां पर लगभग 2,78,000 लोग मारे गए थे, तब हमने नेक्स्ट ईयर क्या बनाया था, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जब 2018 में, 2018 में हमारे केरला में हमारी सदी की, पिछले सेंचुरी की 100 ईयर में इससे भयंकर बाढ़ कभी नहीं आई, उसके बाद हमने क्या बनाया, तो हमने नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट पास किया। सिमिलरली जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने क्या किया, एक्शन लेना शुरू किया। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो चीजों को। जैसे 1965 की बैटल के बाद मैंने क्या बनाया, यानी भारत ने क्या बनाई, BSF बनाई। सिमिलरली जब ये अटैक हुआ तो हमने NIA को फॉर्म कर दिया। तो NIA वाज फॉर्म्ड इन 2008। तो वो जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट के बाद 2008 वाले उस इंसिडेंट के बाद 2011 में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, किसके अगेंस्ट, तुहव्वुर हुसैन राणा के अगेंस्ट। हम ज्यादा कहानी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब इसको सजा पड़ जाएगी, अभी लाया गया है, तिहाड़ में डाला जाएगा, तो हम इसके ऊपर एक MIT बना देंगे, उसमें डिटेल में कहानी पढ़ लेंगे। तो हुआ क्या, 2011 में इसकी चार्जशीट प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद 2019 में ये जो राणा था, बेसिकली कनाडा, US में था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिया रिक्वेस्ट करता है कि उसको क्या किया जाए, भारत भेज दिया जाए। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना, जो तुहव्वुर राणा था ना, उसके साथ साथ एक पर्सन और था जो कि बेसिकली वहां पर था। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो पर्सन था हेडले, उसको यहां पर नहीं भेजा गया, उसको वहीं पर रख लिया गया और तुहव्वुर राणा को भेज दिया गया। तो ये भी थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि उसको क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि उसका भी उसमें रोल रहता है पूरा। फिर क्या हुआ, 2023 में US कोर्ट जो है वो अप्रूव कर देती है कि इसका एक्स्ट्राडिशन किया जाए, भारत भेजा जाए, क्योंकि भारत के लिए टेररिस्ट है वो। फिर 15 अगस्त 2024 को जो कोर्ट है उसका एक्स्ट्राडिशन को अपहोल्ड कर देती है। फिर 2025 में मोदी जी जाते हैं वहां पे, ठीक है, 11 फरवरी को, और डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करते हैं। और आपको पता है ट्रंप भी टेररिस्ट या टेररिज्म के अगेंस्ट ही है ना। अब पीछे की कहानियां कुछ भी हो सकती हैं, आगे तो अगेंस्ट ही है सब, है ना। तो उसने मीटिंग की, मीटिंग के बाद कहा कि भेज देंगे। फिर 7 अप्रैल 2025 को जो वहां के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसके फाइनल अपील को रिजेक्ट कर दिया और 10 अप्रैल 2025 को NIA उसको कहां पर लेकर आ गया, न्यू दिल्ली में लेकर आ गया। और अब उसको कहां पर रखने की बात की जा रही है, तो जेल में, तिहाड़ जेल में रखने की बात की जा रही है। तो ये कौन था, उस पूरे 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, तो बेसिकली इसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट निकल के आता है, ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ट्राइज टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम राणा। उन्होंने कहा कि ये तो कैनेडियन है। एक बात बताओ, तुम्हारे देश में पैदा हुआ है ना, तुम्हारे देश में पला बड़ा, तुम्हारे यहाँ पर मिलिट्री के अंदर क्या था, तो ये डॉक्टर था, ठीक है, तुम्हारे यहीं पर क्या था, इसने आर्मी ज्वाइन की, बाद में ही कनाडा चला गया। तो अब तुम कह रहे हो ये कनाडा का हो गया। तो पाकिस्तान बेसिकली हाथ पीछे करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मेंबर किसका है, तो याद रखना बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा, जो कि एक मिलिटेंट या एक टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। ये कुछ उस समय के जो मेन अक्यूज्ड हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है, जो 2008 के अंदर मेन अक्यूज्ड थे। ठीक है, जैसे कसाब हो गया, ठीक है, डेविड हेडले हो गया, ठीक है, जिसको उन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, तो सिमिलरली याद रखना। अब बात आती है थोड़ी सी आगे बढ़ के कि FATF क्या होता है, क्योंकि इस वाली न्यूज को अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें FATF का भी जिक्र है। तो देखो FATF जो है ना, जो आपका G7 ग्रुप था, जो बना था 1975 में, उसकी मीटिंग हुई थी 1989 में। तब G7 ग्रुप के देशों ने कहा कि अगर किसी के साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस होता है तो उस मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, FATF होना चाहिए। तो बेसिकली FATF क्या है, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, इसका फ्रेंच नेम है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7 टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग केस।
फिर 2001 के अंदर इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, तो हमने बेसिकली इसके अंदर ऐड कर दिया किसको, हमारे टेररिज्म को। यानी कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए अगर कोई पैसा फंडिंग करता है तो उसको भी FATF के अंदर ही देखा जाएगा। तो करंटली FATF क्यों न्यूज़ में रहता है, तो इसके अंदर कुछ लिस्ट बनी हुई है। जैसे इसके अंदर एक ब्लैक लिस्ट बनी हुई है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि वो देश, जिन देशों को अगर तुम पैसा दोगे तो डेफिनेटली किस में यूज़ करेंगे, टेररिज्म के अंदर यूज़ करेंगे। तो उन देशों को जो आपका वर्ल्ड बैंक है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसको एशिया का वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ऐसे जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो सिमिलरली याद रखना, इसकी ब्लैक लिस्ट ऑफिशियली नोन एज द हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू ए कॉल फॉर एक्शन आइडेंटिफाइज कंट्रीज विद सीरियस डेफिशिएंसीज इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन financing. These countries face enhanced due diligence and in some cases counter measures from FATF members। और ये कौन कौन सी हैं, तो याद रखना आपकी कोरिया है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, ईरान एंड म्यांमार। तो these 3 countries are currently included in ब्लैक लिस्ट, ये ब्लैक लिस्ट में है। फिर इसके अंदर एक आता है ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान बेसिकली किस में था, तो याद रखना ग्रे लिस्ट में था, ठीक है। अब मुझे तुम ढूंढ कर बताना कि क्या अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, ये आप मुझे ढूंढ कर बताओगे एक बार, ठीक है। आज के दिन अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग उसमें 24 देश है जो ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। ग्रे लिस्ट का मतलब है द स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज कंट्रीज दैट आर एक्टिवली वर्किंग विद द FATF टू एड्रेस स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज इन देयर रिजाइम्स टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। मतलब उन देशों में टेररिज्म है, उन देशों के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बट जो गवर्नमेंट है वो उनको टैकल करने के लिए काम कर रही है, बट जो ब्लैक लिस्ट में है उनमें गवर्नमेंट ही बेसिकली टेररिज्म को प्रमोट कर रही है। ऐसा कुछ डेफिनेशन समझ सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, FATF कब बना था, 1989 में। उसमें टेररिज्म को कब जोड़ा गया था, तो 2001 में। बेसिकली वो उसके लिए नहीं बना था। और उसमें ग्रे लिस्ट में कौन है और ब्लैक लिस्ट में कौन है, 2-4 बातें याद रखना। और NIA ने उसको अरेस्ट कर लिया, अब उसको सजा पड़ जाएगी। जब सजा पड़ जाएगी तो हम उसको दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, RTI एक्ट अमेंडमेंट वॉन्ट कट ट्रांसपेरेंसी मिनिस्टर। देखो ये आपकी अश्विनी वैष्णव साहब है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज़ में बने हुए हैं ना कि जो हमारे यहाँ पर इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो फूड डिलीवरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसी न्यूज़ आती रहती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। तो देखिए हुआ क्या, अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था, RTI एक्ट, समझना, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी कि ये जो एक्ट था ना, बेसिकली इसको लाया ही इसलिए गया था कि हर इंसान को ये जानने का राइट है, राइट टू नो है कि उसकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उसके सामने जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, ठीक है, सरकार जो है वो क्या कर रही है, कोई भी पब्लिक ऑफिस है ना, वो क्या काम कर रहा है, क्या उसने करप्शन तो नहीं किया है। जैसे अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल हुआ था, आई होप कि आपको याद होगा, एक छत्तीसगढ़ झारखंड की इंसिडेंट है शायद। एक लड़का होता है 26 साल का, वो जर्नलिस्ट होता है ना, और वो एक RTI लगा देता है कि जो सड़क बनाया गया था उसमें कितना पैसा यूज हुआ था और कितने पैसे से वो सड़क बनी थी, जबकि वो सड़क बनाने के लिए पैसा आया था, सड़क बनी नहीं होती है। तो जैसे वो RTI लगाता है, तो देखो एक बात समझना, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, बेसिकली वो आपके आर्टिकल 21 में भी आता है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, और ये आपके आर्टिकल 19 में भी आता है, राइट टू नो, मेरा जानने का राइट भी है और राइट टू प्राइवेसी भी है। यानी कि अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इंफॉर्मेशन सीकर हो, तो जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसको बताया नहीं जाएगा। मान लो मेरे गांव के सरपंच ने सड़क बनाई, पैसा आया, लेकिन उसने सड़क तो बनाई नहीं और उसने कह दिया बना दी। मैंने एप्लीकेशन लगाई और जहां मैंने एप्लीकेशन लगाई वहां से उसको बता दिया गया कि तुम्हारे गांव का, तुम्हारे इलाके का एक नाम का बंदा है, ठीक है, एक राजेश नाम का बंदा है जो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है, कितना पैसा आया था। सरपंच को लगा कि अच्छा वो बंदा है, सरपंच क्या करेगा, इससे पहले मैं घर पहुंचूं
मुझे घर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, उस 26 साल के लड़के के ऊपर जिसने आरटीआई लगाई थी उसको मारकर और पानी की टंकी के अंदर चिनवा दिया गया। अब सोचो, जो चीज डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है कि हमें मिली हुई है, हम बचपन में पढ़ते हैं ना कि हमारे देश में ये है और हमारे देश में ये है वो है, और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाह हम ऐसे देश में रहते हैं, बट वो डॉक्यूमेंट्स में है। तो तुम बाहर निकल के बाहरी दुनिया को देखते हो तो वो सब धरा का धरा नजर आता है। बात समझ में आ रही है? और इसी ट्रांसपेरेंसी की, इसी अकाउंटेबिलिटी की तो बात हो रही है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है समझना, कुछ समझ गए होंगे कि राइट टू नो का मतलब ये होता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस है उससे अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहूंगा जो मेरे इंटरेस्ट की है तो वो मुझे देगा, और ये उसकी मजबूरी है, उसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो आरटीआई लाया कौन था इतनी अच्छी चीज? तो याद रखना, ये लाने वाला कौन था? तो 2005 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ठीक है, मनमोहन सिंह की सरकार में इस बिल को पास किया गया था। ठीक है, अब समझना ये कब आता है? तो 12 अक्टूबर को आता है, और यही रीजन है कि 12 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? नेशनल इंफॉर्मेशन डे बनाते हैं। क्या बनाया जाता है उस दिन? तो नेशनल इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 12 अक्टूबर को। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मान लो अगर आपको इसमें किसी से इंफॉर्मेशन मांगनी है, पहले इसकी कुछ बेसिक बातें पर समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं कि इसमें न्यूज में क्या कहा जा रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तो याद रखना, इसमें टोटल 1+10 यानी 11 मेंबर होते हैं। एक इसका कौन होता है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। जो सबसे पहले कौन था? फर्स्ट, तो याद रखना वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, ये पहले बने थे हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आज के दिन कौन है? तो याद रखना, अभी चेंज हुए हैं 2-3 महीने पहले, हीरालाल सामरिया। तो हीरालाल सामरिया इज आवर करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, इसका टेन्योर कितना होता है? तो याद रखना, पहले टेन्योर डिसाइडेड नहीं था, 2018-19 में डिसाइड किया गया था। अदरवाइज 65 ईयर यानी कि 65 ईयर तो होता ही होता है उसकी एज। ठीक है, और ये करते क्या है? तो आपको पता चल गया होगा कि ये डिपार्टमेंट काम क्या करता है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो 21 के अंदर और आपके 19 के अंदर आता है। अगर मैं कहूँ कि मैं गरीब हूँ, है ना, अगर आप मेरी तरह गरीब हो, बीपीएल में आते हो, तो बीपीएल वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो बीपीएल वाले को सिर्फ 0 रुपए लगेंगे। और अगर आप आपकी तरह एपीएल में हो, अबव पॉवर्टी लाइन, तो आपके 10 रुपए लगेंगे बस। इंफॉर्मेशन 30 डेज में आपको मिल जाएगी। अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो 30+10 यानी कि 40 दिन में मिल जाएगी। और अगर इंफॉर्मेशन किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी है तो विद इन 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये 2-4 फैक्चुअल डाटा याद रखना। अब आ जाते हैं कि मुद्दा क्या है, न्यूज में क्या चल रहा है। तो हुआ क्या कि अभी जो आपका आरटीआई एक्ट है ना, उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है, जो 2005 में आया था। ठीक है, अब जब इसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा तो समझना, द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ एंड विल नॉट रेस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन द फॉर्मेशन, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव सेड इन ए लेटर टू कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। तो जयराम रमेश से उन्होंने कहा कि हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, अब समझना, जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस लीडर ने, कि भाई अगर मान लो किसी ने सब्सिडीज के बारे में, जो सब्सिडीज का एलोकेशन होता है, उसकी इंफॉर्मेशन मांग ली, तो आप तो दोगे नहीं, कहोगे वो तो किसी के पर्सनल उसकी लाइफ की बात हो रही है। तो जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो अकाउंटेबिलिटी थी, है ना, ट्रांसपेरेंसी मतलब सब मुझे पता है क्या हो रहा है, सरकार मेरे पैसे से क्या कर रही है, मेरे लिए सरकार क्या कर रही है, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो काम हो रहा है उसके लिए जो पर्सन अकाउंटेबल है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, तो वो आदमी फंस भी सकता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए करप्शन कम करेगा। तो इस आरटीआई के आने से करप्शन भी बहुत कम हुए थे, क्योंकि तुम फंस जाओगे, कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा लेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी तो खत्म कर रहा है, राइट टू नो का राइट भी मुझसे छीन रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुम सब्सिडी एलोकेशन होगा, बहुत सारे और काम होंगे, तो आप मना कर दोगे। जैसे समझना, आपने पढ़ा होगा पीएम केयर, है ना, पीएम केयर्स फंड, तो उसमें गरीब ने, अमीर ने, सब लोगों ने पैसे जमा किए होंगे, किसी ने 10 रुपए, 2 रुपए, 20 रुपए, 2 करोड़ रुपए सबने दिए होंगे। तो पहले कहा गया था कि जो आपकी जो पीएम केयर फंड है वो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। बाद में कह दिया, जब लोगों ने इन्फॉर्मेशन मांगी कि बताओ भाई कोरोना में कितना पैसा आया, तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, जो आरटीआई वो उस पर बाउंड ही नहीं होता है। तो एक बात बताओ, जब ऐसे काम होंगे तो आपने तो आरटीआई की ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद आपके
इन्होंने, है ना, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि देखो जो 2017 का के पुट्टा स्वामी केस हुआ था, केएस पुट्टा स्वामी केस, उस पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो इंक्लूड कर दी गई है आर्टिकल 21 में। हम किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में आपको नहीं बताएंगे। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ तुम कह रहे हो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, एक तरफ कह रहे हो राइट टू इंफॉर्मेशन, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। जहां सरकार को बचाव करना होगा अपना, वो कह देगी राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ठीक है, बट एक पुट्टा स्वामी केस का वोलेशन कर रहा है। जहां सरकार को लगेगा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, वो तो अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी? नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है? आई होप कुछ समझ रहे होगे। तो इसके बाद जब जो अमेंडमेंट होगा, जैसे वक्फ में अमेंडमेंट हुआ है ना, अभी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल आ चुका है, लोग राज्यसभा से पास हो चुका है, सिमिलरली ये आएगा, फिर जो कुछ नया होगा हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। आई होप कि आप कुछ बातें समझ गए होंगे क्या न्यूज में चल रहा है। ठीक है, मुझे बताना तुम्हारे अकॉर्डिंग, अगर तुम एक देश में रहते हो ना, तुम्हारे को थोड़ी समझ है तो मुझे बताना कमेंट करके विद प्रॉपर रीजन कि सर आरटीआई में अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्या आपके राइट टू प्राइवेसी को कवर कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है ना। थोड़ी बहुत आपकी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने डिस्कस कर लिया उसके मेंबर्स। हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू रेप अक्यूज्ड एज विक्टिम हरसेल्फ इनवाइटेड ट्रबल। देखो ये अभी न्यूज चली है ना, चली है, स्टार्ट हुई है, आने वाले कुछ टाइम में इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा, है ना। तो मैंने इसको उठा लिया। आपने पढ़ा होगा द हिंदू में इसको कवर्ड है फर्स्ट पेज में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया। बेसिकली एक वहां पे लड़की थी, ठीक है, जिसका रेप हो जाता है, ठीक है, और रेप होने के बाद जो रेप अक्यूज था उसको जेल में डाल दिया जाता है, जो लगभग नवंबर दिसंबर 2024 से जेल में है, और अभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने आ चुके हैं वो जेल में है। ठीक है, तो केस क्या था समझना, आप मुझे बताना क्या होना चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ चल रहा है न्यूज में। हुआ क्या कि जब उस लड़की ने बयान दिए कि वो किसी पब में गई हुई थी, है ना, अपने दोस्तों के साथ, और उन्होंने वहां पर ड्रिंक कर ली। ठीक है, उसके बयान है ना। तुम भी अब लॉयर बनोगे, कोई जज भी बनेगा आगे चल के, ना, तुम बताना क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मुझे घर जाना है और मुझे तुम्हारे घर जाना है, ये उसने लिखा बयान में। और वो लड़का उसको अपने नोएडा वाले घर में ना ले जाकर उसको गलती से कहाँ लेकर चला गया, या जो भी था वो लेकर चला गया गुरुग्राम के किसी दोस्त के रूम पे। बाद में उसने कहा कि उसने मेरे साथ रेप किया। बाद में जब डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें बताया कि रेप जैसा तो कुछ नहीं हुआ, हाँ जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह था वो था, लेकिन रेप जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है। उसके बाद उस बंदे को जेल में डाल दिया गया। अब जाकर जज ने कहा, जज साहब ने, कि भाई उस बंदे को बेल दे दो। किस बिहाफ पर? तो उन्होंने जो लड़की थी उसको कहा कि तुमने जानबूझकर क्या किया, अपने आप पे ट्रबल इनवाइट किया। मतलब क्या है कि तुमने अपने बयानों में कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुमने अपने बयानों में कहा कि तुम उनके साथ दारू पीने गई थी, ठीक है, ड्रिंक किया तुम लोगों ने, तुमने उस अपने बयान में कहा कि खुद तुम उसके घर जाना चाहती थी, बट अल्टीमेटली वो दूसरे घर चला गया तो तुमने उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो अब ये जो मैटर हुआ है ना, ये जो जज साहब ने डिसीजन दिया है, तो बहुत सारे ग्रुप खड़े हो गए हैं कि आपने अक्यूज्ड जो था उसको तो छोड़ दिया, और जिसके साथ हुआ था उसको ही क्या बना दिया, जिसके साथ इंसिडेंट हुआ था, जिसके साथ मैं कह सकता हूं कि क्राइम हुआ था, उसी को क्या बना दिया, अक्यूज बना दिया सिमिलर केस में। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरफेयर करेगा इसमें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट हाँ ये द हिंदू के फर्स्ट पेज पे अच्छे से डिस्कस था, तो मैंने इसको वहां से उठाने की सोची। ठीक है, जो होगा हम दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे। तुम मुझे बताना लीगल वाले बच्चे हो कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या वो जज सही है या उसको दोबारा जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट। तुम भी पढ़े लिखे बच्चे हो। द इशू विद डिलिमिटेशंस पॉपुलेशन बेस्ड प्रोसेस। देखो समझना, काफी दिन से चल रहा है ना, काफी बार पढ़ा भी हम लोगों ने कि हमारे यहाँ पर डिलिमिटेशन जो है वो 4 बार हुआ है। ठीक है, और अभी हमारे यहाँ पर जो डिलिमिटेशन है बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 डिलिमिटेशन फिक्स्ड है कब तक, तो ये फिक्स्ड है 2026 तक।
और 2021 के जो सेंसस होना था उस सेंसस के बिहाफ पर हमें क्या करना था, इसको डिलिमिटेशन करना था। बट इस बार तो सेंसस हुआ ही नहीं। जब सेंसस नहीं हुआ तो इसको कैसे करेंगे? तो कहा गया कि अब 2026 में देखो, आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट उसकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई, उसमें 888 सीटें बनाई गई। तो सीधी सी बात नजर आ रही थी कि भाई वो डिलिमिटेशन तो करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिलिमिटेशन करेंगे तो होता क्या? डिलिमिटेशन तो सिंपल समझना कि जो बाउंड्रीज होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके रीजन्स होते हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन और रीजन के बिहाफ पर क्या करते हैं, सीटें बढ़ा देते हैं, उसे डिलिमिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो साउथ इंडिया है वो नॉर्थ इंडिया का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। यानी कि जो साउथ इंडिया वाले हैं वो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है उनसे खफा है। क्यों खफा है? क्योंकि जब आप डिलिमिटेशन करते हो तो डिलिमिटेशन का बेस बिहाफ जो है वो आप पॉपुलेशन को लेते हो। और यही इसमें डिस्कस किया गया आज के आर्टिकल में कि भाई क्या पॉपुलेशन के अलावा कोई और मेथड नहीं हो सकता क्या कोई और प्रोसेस नहीं हो सकती? क्या होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि 1971 की देखो, अब जब भी इलेक्शन होता है ना तो 1971 की पॉपुलेशन ली जाती है। क्योंकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि हम सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम कहते हैं, उसमें एमपीज एंड एमएलएज वोट करते हैं। एंड एमपीज एंड एमएलएज के फॉर्मूले से क्या निकाले जाते हैं, वोट वैल्यू निकाली जाती है। तो वोट वैल्यू डेफिनेटली डिपेंड करती है किस पे, स्टेट की पॉपुलेशन पे। तो कहा गया कि सब पॉपुलेशन कम कर लो। तो साउथ वालों ने क्या किया, दिमाग लगाया, पढ़े लिखे थे, पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। बिहार वाले बढ़ाते चले गए, यूपी वाले बढ़ाते चले गए, नॉर्थ इंडिया वाले बढ़ाते चले गए। अब मान लो डिलिमिटेशन होगा तो जहां पर नंबर ऑफ पीपल यानी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर रीजन ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन साउथ वालों ने तो कंट्रोल किया, उन्होंने तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई, तो वहां पर सीटें बढ़ेंगी नहीं। तो जब कभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जब कभी तुम्हारे देश के राजा का इलेक्शन होगा, तो वो साउथ इंडिया वाले तो बेचारे पार्टिसिपेट करे ना करे बराबर है। क्योंकि जो राजा बनेगा वो तो ऊपर से जीत जाएगा, नॉर्थ से जीत जाएगा। तो साउथ वालों को इससे क्या बड़ी दिक्कत है? तो आपने देखा होगा तमिलनाडु, कर्नाटका, वो कह रहे हैं कि नहीं 2050 तक तो डिलिमिटेशन करो ही मत। और वहां के लोगों ने तो इवन मुझे कमेंट करके बताना किस स्टेट ने ऐसा कह दिया कि कम से कम 2 और 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करेगा हम उसको 50,000 कुछ रुपए भी इनाम देंगे, है ना। वहां के ऑफिशियल सिटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि वो भी पॉपुलेशन बढ़ाए, है ना। क्योंकि वरना सारे जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो तो नॉर्थ इंडिया ले जाएगा। बात समझ में आ रही है? चाहे आप फाइनेंस कमीशन की बात कर लो, मैंने काफी बार समझाया है, उसमें भी साउथ वालों को दिक्कत रहती है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा ज्यादा वहां से आता है बट उनको शेयर कम मिलता है। तो उन्होंने भी ऐसे जो रूल्स है, ऐसे नियम स्टार्ट करना शुरू कर दिए। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक सी बात याद रखना। तो क्या हमने काफी बार पढ़ा है डिलिमिटेशन को, मैंने काफी बार पढ़ा चुका हूं मैं कि जो डिलिमिटेशन है लिखा कहां है। तो याद रखना, अगर एमपीज की बात कर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि आपके सेंटर की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 82। और अगर स्टेट की बात कर रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करता है, विधानसभाओं की बात करता है, तो आर्टिकल 170 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो कहा गया, साउथ वाले बोले कि यार क्यों पॉपुलेशन के बिहाफ पर कर रहे हो, क्यों ना तुम ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी के बिहाफ पर करो कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखो। क्यों तुम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्यों नहीं देखते, तुम पॉपुलेशन क्यों देख रहे हो? क्योंकि पॉपुलेशन से क्या दिक्कत है समझ गए ना, उनको प्रॉब्लम है, उनकी सीटें कम रह जाएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। आज समझ में आ रही है? तो डिलिमिटेशन वाज फिक्स टिल 2026, बट अब पॉपुलेशन सेंसस होगा, डाटा निकलेगा, उसके बाद 2026 में क्या कर देंगे, वो 29 के इलेक्शन तक डिलिमिटेशन कर देंगे। इसीलिए तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या बनाई गई, 888 सीट बनाई गई। तो जब ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी उस समय बहुत न्यूज में था। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप क्लैट प्रेप के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाएं, ठीक है, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, और उस पे जाकर आपको बस ये ढूंढना है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग क्लैट प्रेप, ठीक है। उसके अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने लगभग आधा 1 घंटे तक यही समझाया कि बिल्डिंग कैसे बनी, क्यों बनी, क्या रीजन था, सीटें कैसे बढ़ रही हैं, ठीक है, कैसे सीटें बढ़ती हैं, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है। तो आप अगर अच्छे से जानना चाहते हो तो प्लीज आप उसको रेफर कर लेना और एक बार जल्दी से उसको देख लेना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जब वो बनी थी तब का MIT आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट। ड्रॉप द, देखो समझना है क्या, पूरा मैटर क्या है। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ठीक है, रंजनी राजगोपालन ने। देखो जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो आपको पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद,
55 साल के बाद जब भी आप रिटायर हो गए, तो एक सिक्योरिटी रहती है दिमाग में कि यार जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को खाना कौन देगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी हेल्प कौन करेगा, मेरे को बेसिक नेसेसरी जो नीड्स है वो कौन पूरी करेगा। तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो मेरे पास पैसा कौन देगी, तो कहीं ना कहीं पेंशन वगैरह मिल जाएगी। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, आप अच्छी जॉब करते हो, तो आप अपनी सेविंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड जो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है ना, आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। बट आज के टाइम पर जो यूथ है ना, वो सबसे ज्यादा किस में काम कर रहा है, गिग इकोनॉमी। अब कहोगे सर व्हाट इज गिग वर्कर्स, तो गिग वर्कर वो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना जेनजी, आजकल जेनजी का जमाना है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, काम नहीं करना चाहते। सुबह उठे, भूख लगी, खाना खाना है, दिन भर काम नहीं करना, तो उठे, बाइक उठाई, रैपिडो में 2 घंटे चला लिया, 200 रुपये आ गए, खा के सो गए। शाम को उठे, फिर खाना खाना है, फिर क्या करें, 2 घंटे इन्होंने ओला उबर में गाड़ी चला ली, जोमेटो में डिलीवरी कर दी, पैसा कमा लिया, खा लिए, सो गए। तो आज के टाइम पर जो वर्कर्स है ना, वो किसी के यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करना चाहते, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन टाइप की जॉब्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये गिग इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि इसमें लगभग 97 मिलियन वर्कर्स हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। इसलिए तो अश्विनी वैष्णव जी ने कल परसों कहा था, जो आपका स्टार्टअप महाकुंभ हो रहा था, कि हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो बेसिकली किस पे काम करते हैं, फूड डिलीवरीज के ऊपर। सही कहा था उन्होंने कि अमीरों के 4 बच्चे बैठते हैं और वो एक ऐप बना देते हैं जिसमें गरीबों के बच्चे अमीरों के घरों में डिलीवरी का काम करते हैं और उनको घर बैठे खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं, और उससे जो पैसा कमाते हैं वो गरीबों के बच्चे कमा ले। तो ये स्टार्टअप थोड़ी ना है, उन्होंने कहा स्टार्टअप एआई की फील्ड में है, स्टार्टअप चाइना कर रहा है, देखो कितना आगे निकल गया। तो ये भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, बात समझ में आ रही है। उसी बिहाफ पर इन्होंने आर्टिकल लिखा और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है अभी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, ये क्या इन वर्कर्स को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कहा गया कि सरकार जो है ना एक बिल लेके बैठी है, जस्ट वो प्रेजेंट नहीं किया गया, उसको कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला है। तो मे भी ऐसा होगा कि आयुष्मान भारत जो आई थी, बताना मुझे कब आया था आयुष्मान भारत, तो उसमें इन लोगों को क्या मिलेगा, जैसे कि इनका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने कहा कि 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, ब्लिंकिट जो भी है, और बंदा लेके जा रहा है और कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसका हॉस्पिटल खर्चा कौन देगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब चीजों के लिए उसका आयुष्मान भारत के अंडर उसको कवर होना चाहिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि उसमें हो सकता है उसका ई श्रम पोर्टल बनेगा, उसके ट्रांजेक्शन के बेस पर उसकी पेंशन पॉलिसी बनेगी, है ना, कि उसको भी आगे चल के कुछ पेंशन मिले, उसका फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि काम तो कर रहा है ना अल्टीमेटली। तो ये सारी बातें अभी बातें हैं, हो सकता है बिल में आए, बिल बन चुका है, जस्ट कैबिनेट का अप्रूवल बाकी है, तो हमें हो सकता है ये सब चीजें देखने को मिले। और आपने पढ़ा होगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें जिक्र भी किया हुआ है, ये लिखा हुआ है। ILO का सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन हुआ था 1952 में, जो ये कहता है कि बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होने चाहिए हर वर्कर के लिए, हर देश में। बट इंडिया ने आज तक इसको अडॉप्ट नहीं किया है। हर किसी का बेसिक सैलरी होना चाहिए। मान लो सुबह सुबह तुम 10 लोग हो, ठीक है, तुमने 10 लोगों ने बाइक उठाई और पहुंच गए किसी जगह पे। अब मान लो जो एल्गोरिथम है वहां का, वो तुम में से 2 लोगों को उठा रहा है, बार बार तुम्हें ही ऑर्डर मिल रहे हैं, 8 लोग खड़े हैं। तो उस 8 लोगों की, उन 8 लोगों की क्या गलती बेचारों की, वो भी तो पैसा कमाने आए थे, लेकिन वो पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उनको चूज नहीं किया जा रहा, उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसके घर में भी कोई बीमार बैठा हो, तभी तो वो काम कर रहा है। तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मुझे बताना, या मैं ही बता देता हूं, क्योंकि काफी बार हमने पढ़ा इस चीज को, कि भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने गिग वर्कर्स के लिए बिल प्रेजेंट किया था। चलो बताना तुम ही, है ना, जिस स्टेट में मैं खड़ा हूं अभी वही उसका राइट आंसर है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट था जिसने गिग वर्कर्स के लिए एक बिल पास किया था कि उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, समझ गए। तो ये उसका मुद्दा है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहूं कि हर किसी की राइट टू लाइफ है, बिल्कुल है। हर किसी को राइट टू वर्क है, बिल्कुल है। आर्टिकल 41 ऑफ द DPSP, है ना। हर किसी को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इवन जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको सरकार पेंशन तक देती है। तो हर किसी की सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, एक बार उसको पढ़ना, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, नाउ जस्टिस राणा's एक्स्ट्राडिशन अलाउज इंडियन प्रोसिक्यूटर्स टू प्रोब हिज पाकिस्तान लिंक्स। वही न्यूज है जो अभी हमने पढ़ा था, जो इंसिडेंट हुआ था 26/11 वाला, ठीक है। तो राणा को भारत ले आए। अब हो सकता है कि राणा के और पाकिस्तान के क्या लिंक थे, पाकिस्तान ने करवाया था, हालांकि करवाने वाले तो वही हैं, आप जानते हो इस बात को, लेकिन फिर भी उनके लिंक्स हो सकता है निकल जाए। तो ये वही न्यूज़ है, जस्ट वहाँ पर वो फ्रंट पेज पे थी, यहाँ पर इसको एडिटोरियल में डाला हुआ था, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है,
ठीक है। और जो हेडली था उसको लेकर नहीं आए, तो उसके ऊपर भी डिस्प्यूट चल रहा है कि वहां की कोर्ट ने उसको उसके एक्सट्राडिशन को रोक दिया। क्यों रोका वो बाद की बात है। आर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स इफेक्टिव इन कॉम्बैटिंग जुडिशियल करप्शन। देखो जुडिशियल करप्शन आपने बहुत देखा होगा, है ना। अगर मैं कहूं, हालांकि मैं कह नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके, चलो तुम ही मुझे बताना सबसे ज्यादा करप्शन किस इंडस्ट्री में, किस फील्ड में है, तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो क्या जुडिशियल करप्शन जो होता है उसको कॉम्बैट करने कोई और तरीका नहीं हो सकता क्या? बस वही सब डिस्कस किए। जैसे क्या जो इम्पीचमेंट होता है जजेस का, जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर मुझे हटाना है, उनको रिमूवल करना है, तो रिमूवल प्रोसेस लिखी है आर्टिकल 124 के फॉर्म में, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दो तरीके हैं उनको हटाने के। एक तरीका ये है कि अगर वो किसी के साथ मिसबिहेव करें, ये भी काफी बार न्यूज आ चुकी है ना, हर बार घुमा फिरा के इस पे आर्टिकल आ जाते हैं, है ना, चीजें वही हैं। मिसबिहेव करें या वो किसी अपना काम करने में क्या हो, इनकैपेबल हो, तो इन दो केस में उसको हटाया जा सकता है। और उसकी इन दोनों कंडीशन से कम 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं विद 2 एलिगेशंस, है ना, इन 2 एलिगेशन से अगर वो एग्री हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उस जज को पोस्ट से हटा दिया जाता है, यानी कि उसकी कुर्सी चली जाएगी। बट आज तक इस प्रोसीजर से किसी जज को हटाया नहीं गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई जज के पास करप्शन चार्जेस मिलते हैं, जैसे अभी वो जज था, उसके घर में पैसा पवाया गया ना, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे गोदाम में पैसा कैसे आ गया, मेरे स्टोर हाउस में पैसा कैसे आ गया, ठीक है। अब क्या किया गया, कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वो करप्शन कर रहा है तो उसको हटा दूं, क्योंकि रीजन हटाने के 2 हैं, उसमें वो फंस नहीं रहा है, ना मिसबिहेव कर रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है, कैपेबल भी है। तो क्या किया गया, उसको ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस के रिमूवल की प्रोसेस यही है। तो क्या इससे बेटर मैकेनिज्म नहीं हो सकता है क्या उन दोनों को हटाने का? बस उसी के ऊपर इन दोनों ने क्या की है, चर्चा की है। बात समझ गए? तो इस आर्टिकल को एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना, इसमें देखो उसी की बात की है, यशवंत वर्मा केस की है ना, तो वही सब थीम लाइन वही है उसकी, ठीक है। तो याद रखना, क्या अगर मान लो कोई जज है, ठीक है, या मैं बात करता हूं कि जो फर्स्ट जजेस केस थे, सेकंड जजेस केस थे, थर्ड जजेस केस थे, वो अलग मैटर है, ध्यान रखना। कहीं तुम जज के ऊपर जज के केस को उससे कंपेयर मत कर लेना। वो एनजेक को हटाकर कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था, है ना, बीच में कॉलेजियम था, फिर एनजेक आया, फिर कॉलेजियम आ गया, अब दोबारा से एनजेक को लाने की बात की जा रही, वो अलग है। और जज करप्शन कर रहा है, इसीलिए तो जो फर्स्ट जजेस केस हुआ, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, है ना, 1981 में हुआ, 1993 में, थर्ड जजेस केस 1998 में, और उसके बाद 2014 में एनजेक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस एनजेक को 2015 में क्या कर दिया था, नल डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अब जब इस जज के घर में पैसा मिला, देखो यही न्यूज है वो, तब एक बात और निकल के आई, है ना, आपके राज्यसभा और लोकसभा में डिबेट होने लगी कि यार जजों को भी तो हटा देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेटेड, अलग होनी चाहिए, तभी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तभी तो अच्छे से न्याय हो पाएगा, वरना तो मिल जाएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पीछे से मिले होते हैं, वो बाद की बात है, समझ गए। ओपनली नहीं होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको हटाने के लिए कोई प्रोसेस थी नहीं। तो अब जैसे उसके घर में पैसा मिला, तो जो आपकी सियासी गलियारे थे उसमें बातें चल गई कि भाई अब जजों को भी हटाने के अंदर हमारा भी रोल होना चाहिए, नहीं एनजेक होना चाहिए। और एनजेक आप जानते हो उसमें टोटल 6 मेंबर रखे गए थे, 3 फ्रॉम द गवर्नमेंट, 3 फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुडिशियल बैकग्राउंड से, समझ गए। तो हो सकता है एनजेक इंट्रोड्यूस हो जाए दोबारा से, हो सकता है जजों को हटाने के लिए कोई नया प्रोविजन आ जाए, करप्टेड जजों को, वो हम देखेंगे बाद में, समझ गए। तो उसको थोड़ा सा इसको पढ़ना, सारी पढ़ी लिखी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं, समझ गए। इसमें देखो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी है, वही सब बातें हैं। अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है सरेंडर पॉलिसी इज नॉट ए कंप्लीट सॉल्यूशन माओइस्ट। देखो छत्तीसगढ़ में माओइस्ट नक्सलवादी हैं, नक्सलाइट। हमने पढ़ा था कि नक्सलाइट या नक्सली जो नक्सलवादी हैं उनके होने का रीजन क्या है, तो उनके होने का रीजन है आपका परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट कौन से ईयर में आया था, तो आपको पता है 1793 में। लाया कौन था, तो लॉर्ड
कॉर्नवालिस उसको लेकर आए थे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे किसान थे वो पैसा नहीं देते थे टाइम पर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय अमेरिका में जॉब कर रहे थे। इन्होंने कहा मैं भारत में तभी आऊँगा जब मेरे अकॉर्डिंग रूल्स होंगे। तो हमारे यहाँ पर 1786 का एक एक्ट भी आता है, एक्ट ऑफ 1786, जिसमें इनको पावर दे दी गई। इन्होंने भारत में आकर क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, एक रूल बना दिया जिसको कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। और उसी का दूसरा नाम क्या है, जमींदारी सिस्टम। मतलब कि जो किसानों की जमीन थी वो छीनकर किसको दे दी गई, जमींदार को दे दी गई। जमींदार हो गया रातों रात अमीर। और उस जमींदार से कह दिया कि मान लो तुम्हारे पास जितनी जमीन है उसके 11 टुकड़े कर दो, 11 टाइल जैसे। और बोले 10/11 पे जो होगा वो लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। और बोले 1/11 पे जो होगा वो कौन ले लेगा, जमींदार। और बोले फार्मर, बोले 0/11 पे जो होगा वो फार्मर ले लेगा। यानी कि किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन गया और किसान का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, है ना। और जो धीरे 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 टाइम पास होता रहा, हम हो गए आज़ाद। आज़ादी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बनता है हमारे यहाँ पर, है ना, 26 ऑफ द जैन 1950 को, जो 28 ऑफ द जैन 1950 को काम करना शुरू करता है, जिसके पहले जज तुमने पढ़ा होगा हीरालाल जे कानिया बने थे। सारे केस आने लगे जमीनों से रिलेटेड। और ये सारी चीजें कहाँ लागू थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशर्स के। अब जब सारे केस जमीन के आने लगे तो पंडित नेहरू और जो हमारी सरकार थी वो हो गई दुखी। उन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 9 को इंट्रोड्यूस कर दिया। बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स डाल दिया गया। यानी कि शेड्यूल नंबर 9 आया जिसको हमने कहा लैंड रिफॉर्म्स, और कह दिया कि जमीनों से जुड़े हुए मुद्दे इसमें डाल दिए और इसको कह दिया ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लैक होल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज चलेगी तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। अब वो बेचारे किसान दुखी हो गए, चले गए जंगलों में। और वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलवारी, वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए और सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए कि हमें क्या चाहिए, हथियारों के दम पर जमीन चाहिए हमारी। बस तब से नक्सलवादी चला आ रहा है। सरकारें आती हैं, उनको मोहरा बनाती हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं हम आएंगे तो दिला देंगे, तुम इनको मारो, फिर वो अपोजिशन में हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं तुम हथियार लो, तुम बस आतंकवादी बने रहो, है ना। और ये चले जा रहे हैं। तो अभी मुझे कमेंट करके बताना कि अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था 4 डिस्ट्रिक्ट को डेंजर जोन या रेड जोन में डाला था छत्तीसगढ़ की, जिनके अंदर सबसे ज्यादा माओवादिस्ट एक्टिविटी होती है। बताना वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो तुम्हारा घर का क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो माओवादिस्ट कह रहे हैं कि बैठकर बात करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, समझ गए क्या सोल्यूशन है, बस उनको जमीन दे दो, बस खत्म। चलते हैं नेक्स्ट। फूले ए कॉन्स्टेंट गार्डनर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आज क्या है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो इसको थोड़ा सा देखना। वो आपके सोसाइटी में फैले कास्टिज्म के अगेंस्ट, सोसाइटी में इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, यानी इक्वालिटी चाहते थे, कास्ट सिस्टम को हटाकर एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाना चाहते थे, ना, जो अपर कास्ट के लोगों द्वारा लोअर कास्ट के लोगों का जो उनका होता था है ना, एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनसे बचाना चाहते थे, ठीक है। उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, वो भारत की पहली महिला टीचर मानी जाती हैं, फर्स्ट वुमेन टीचर। उन्होंने क्या क्या किया, सत्यशोधक समाज बनाया, वो सब बातें इनमें लिखी हुई है। थोड़ा सा पढ़ना, आपको अपने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में कुछ जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में तो हम पढ़ ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, आप पढ़ना इसको। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज इन द डिक्लाइन। ये आर्टिकल भी आपके पढ़ने के लिए है कि कैसे दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। तुम भारत का ही एग्जांपल ले लो, है ना, तुम दूसरे देशों का एग्जांपल ले लो। जब डेमोक्रेसी की रैंक आती है तो चलो मुझे बताना भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक है, कौन सी रैंक पे आता है भारत की। भारत में अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है, बताना मुझे सर्च करके या मुझे ढूंढ के बताना कि कौन सी रैंक थी भारत के लास्ट में, ठीक है। एक बार इसको पढ़ना, अलग अलग देशों में जो डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है उसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेंटर टू पे मोर फॉर पीएम पोषण स्कीम इन स्कूल्स। देखो 1995 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था मिड डे मील, है ना, मिड डे मील। देखो होता क्या था, हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत थी, है ना, भूखमरी बहुत थी, गरीबी बहुत थी, आज भी है ना, तभी तो इतना गरीबों को फ्री में दिया जाता है। तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि घर वाले जब उसको स्कूल भेजते थे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते थे। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली उनको अट्रैक्ट करने के लिए, लालच देने के लिए, मिड डे मील, कि भाई तुम्हें दोपहर का खाना देंगे।
अब दोपहर में कभी वहाँ राजमा बन रहा है, कभी चावल बन रहा है, कभी पूरी बन रही है, कभी कुछ बन रहा है, तो बच्चे क्या हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, चलो खाने चलेंगे, और खाने के बहाने उनको पढ़ा दिया गया। बात समझ में आ रही है? और फिर क्या बना, हमारा भारत भी श्रेष्ठ बना। आप देख सकते हो ना, कितने लोग बड़े बड़े हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं, यानी कि उस बहाने कुछ तो प्रोडक्टिविटी निकली। तो मिड डे मील वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना आए और उनके बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए और उनको वहीं खाना दिया जाए। फ्री में पढ़ाई होती थी वो तो अलग से थी, लेकिन खाना भी मिल रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ा, ठीक है, लोग आने लगे। वही मिड डे मील चलती रही 2018 में उसका नाम कर दिया पीएम पोषण। फिर 2021 में सितंबर में उस पीएम पोषण को अप्रूवल मिल गया और उसका नाम ऑफिशियली क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, इस पीएम पोषण में बच्चों को खाना दिया जाता है। तो इस बार क्या हुआ, आपने देखा फूड इन्फ्लेशन बढ़ा, उसी की न्यूज़ और कुछ नहीं है। तो फूड इन्फ्लेशन इस बार लगभग 9.5%, जो 4 से 5% फूड इन्फ्लेशन बढ़ा, उससे रॉ मटेरियल्स पर इफेक्ट पड़ा कितना, 9.5% का। इससे इस मिड डे मील की स्कीम थी, इसके ऊपर सरकार के ऊपर इस साल लगभग 954 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। समझ में आ रही है? तो मतलब सरकार जो है मिड डे मील स्कूल में इस बार एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन इंडेक्स कोजिंग एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 954 करोड़ रुपीस। ठीक है, बाल वाटिका जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर ये खाना दिया जाता है। जैसे समझना, जो बाल वाटिका है, जो छोटे बच्चे हैं LKG UKG वाले, उनको एक बच्चे पे 6 रुपये 19 पैसे लगते थे, अब उनको 6 रुपये 78 पैसे लगेंगे। जो 5वीं क्लास तक के बच्चे थे उन पे एक बच्चे के खाने पे 9 रुपये 29 पैसे लगते थे, अब उनके ऊपर 10.17 रुपये लगेंगे। ये कॉस्ट उसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, वो सब इसमें लिखा हुआ है, बेसिक बातें। ठीक है, बाल वाटिका प्राइमरी स्टूडेंट, उनमें देखो एक बच्चे को 20 ग्राम दाल एवरेज दी जाती है, 50 ग्राम उसको सब्जी दी जाती है वेजिटेबल, और 5 ग्राम ऑयल दिया जाता है। और 8वीं क्लास तक के बच्चे को 30 ग्राम 75 ग्राम 7.5 ग्राम ऑयल दिया जाता है। ये सारी उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ से पता चलती है। समझ गए? तो पीएम पोषण क्या था, पहले क्या नाम था, कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, बस मुझे बताना इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। इसमें लिखा अगर तुमने पढ़ा होगा तो बताना व्हाट इज द मिनिस्ट्री। ठीक है, या विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। उसके बाद चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन तमिलनाडु गवर्नर एड्रेसेस ए कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। देखो, ये शायद 1-2 दिन पहले भी न्यूज में चल रहा था कि जो गवर्नर है उनको फिक्स कर लेना चाहिए कि कोई स्टेट अगर बिल लाता है तो उस बिल को कितने टाइम में पास करना है। देखो समझना, मैंने कहा लोकसभा, ठीक है, मैंने कहा कोई बिल था और वो बिल आया लोकसभा में, फिर वो गया राज्यसभा में, फिर वो गया प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, या मान लो पहले आया राज्यसभा में, फिर गया लोकसभा में, और फिर गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अगर उस पर साइन कर दिया तो इट विल बिकम द एक्ट। और प्रेसिडेंट अगर इस पर साइन करने से मना कर दे, रेफ्यूज कर दे, मना कर दे, डिनाई कर दे, मैं नहीं करूंगा, और वो उसके ऊपर ले ले वीटो। आपको पता होगा, पॉलिटी में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 111 किसकी बात करता है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 4 टाइप की वीटो होती हैं जिसमें 3 भारत का प्रेसिडेंट यूज करता है। पहली कौन सी है, क्वालिफाइड, ठीक है, दूसरी कौन सी, एब्सोल्यूट, तीसरी कौन सी, सस्पेंसिव, लास्ट कौन सी, पॉकेट वीटो, जो ज्ञानी जैल सिंह ने यूज की थी। जब कोई भी डाकिया किसी की चिट्ठी खोल के पढ़ सकता था, ऐसा कुछ प्रोविजन था, तो उसको ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट में रख लिया था, यूज ही नहीं किया था। ठीक है, पास ही नहीं किया था, आज तक नहीं हुआ। तो पहली वाली अमेरिका वाला यूज करता है, बाकी 3 हम करते हैं, तो वो वीटो ले लेता है। लेकिन मैंने कहा कि मान लो कोई बिल आया, पहले गया विधानसभा, और मान लो वहां पर विधान परिषद है तो वहां चला गया, और चला गया गवर्नर के पास। अब हर स्टेट में तो विधान परिषद है नहीं, सिर्फ 6 स्टेट में विधान परिषद है, तो मान लो विधानसभा से सीधा गवर्नर चला गया, मैं ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, अब गवर्नर का काम है या तो उस पर साइन कर दे, साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, या अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो वो उसको कहां पास कर देता है, प्रेसिडेंट के पास पास कर देता है। और ये पावर उसको कौन देता है, ये पावर उसको देता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में लिखा है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट को पास कर सकता है। अब गवर्नर क्या करता है, मान लो गवर्नर किसका बंदा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके हाथ की कठपुतली होती है बेसिकली। एक्चुअल हेड तो पीएम है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 77 कहता है। अब सोचो, प्रेसिडेंट ने गवर्नर बनाए, क्योंकि 35 ईयर एज और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होती है। अब मान लो वो वहां पर जा नहीं सकता था, उसने गवर्नर बना दिया। अब गवर्नर जो है वो नहीं चाहता कि कोई स्टेट में अच्छा बिल आए,
क्योंकि उसको प्रेसिडेंट कह रहा है कि मत पास कर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं दोनों पहलू बात कर रहा हूं, ठीक है। और सेंटर में किसी और की सरकार है, स्टेट में किसी और की। अब वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती है, गवर्नर बिल ही नहीं पास कर रहा। हम वादा करके आए थे हम 5 साल में ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बिल बना दिए पर गवर्नर पास ही नहीं कर रहा। 4 साल बीत गए, अगली पार्टी, इलेक्शन का टाइम आ गया, कैंपेन चल गया, अपोजिशन वाले जो कि सेंटर में बैठे हैं, ठीक है, और मेरे स्टेट में अपोजिशन में है, उन्होंने कहा हम आएंगे तो ले आएंगे। तो लोगों को तो ये लगा कि यार ये तो काम ही नहीं किया इसने तो 5 साल, इसको क्यों वोट दे दोबारा, हम तो इसको वोट नहीं देंगे, हम तो इसको देंगे, ये कर देगा। और जैसे वो बनेगा वो कर देगा, क्यों? क्योंकि उसकी पार्टी सेंटर में बैठी है, बात समझ में आ रही है, और उसको वो अपॉइंट करके बैठा है। तो ये जो लूप होल चल रही थी, ये जो प्रोसेस चल रही थी, ये तो बेसिकली आपकी बेसिक डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो गवर्नर है ना, और ये बेसिकली साउथ वालों के साथ होता है, नॉर्थ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सेंटर और स्टेट का आपको पता है पूरा लफड़ा चलता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर टाइम डिसाइड कर ले, कितने टाइम में तुम डिसीजन दोगे कि बिल पास कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या उसको आगे भेज रहे हो, तो कुछ तो बताओ, कम से कम बात समझ में आ रही है। तो बस उसी की बात की जा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट टाइम बता देना चाहिए। जैसे एंटी डिफेक्शन था, एंटी डिफेक्शन में मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि लोकसभा का या स्पीकर या फिर आपका डिप्टी जो वहाँ का चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उस पर डिपेंड करता है कि किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कैसे करें। बट वो डिस्क्वालीफाई में टाइम ही इतना ले लेते हैं, है ना। व्हीप वाले केस में मैंने समझाया था, आपको याद होगा, है ना। तो वो भी गलत है। इसका मतलब तो जो एंटी डिफेक्शन आया था बाई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, उसको डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि तुम डिस्क्वालीफाई तो कर ही नहीं रहे हो किसी को, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 2020 में एक केस हुआ था, केशव मेघचंद्र केस, ठीक है। तो उस केशव मेघचंद्र केस में कहा गया था कि विद इन 3 मंथ्स तुम्हें क्या करना होगा, उसे डिस्क्वालीफाई करना होगा, बट आज तक वो फॉलो नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई इस एंटी डिफेक्शन को तुम डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि काम तो आ नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है, तुमने मजाक बना रखा है इस चीज का। तो हो सकता है कि अब कुछ डिसाइड हो जाए कि कितने टाइम पर वो उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, कितने टाइम पर बिल के ऊपर अपना डिसीजन सुनाएंगे। समझ गए? तो ये मुद्दा भी अभी 2-3 दिन पहले से चला आ रहा है, तो आपने पढ़ा भी होगा शायद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।